दोस्तों कहते हैं कि मर्द जो होता है वो औरत की फिराक में रहता है। अगर वो किसी खूबसूरत औरत को देख लेता है तो वो चाहता है उससे अपनी हवस मिटाई जाए। लेकिन हर जगह मर्द ही गलत नहीं होते। ऐसी ही कहानी आज की है, जो एक बहुत पैसे वाली और खूबसूरत मालकिन होती है, जो अपने नौकर पे गलत नज़र डालती है और नौकर ऐसा कुछ करता है जिससे वो मालकिन को उसका जवाब मिल जाता है और वो दोबारा से कभी भी ऐसी नज़र किसी भी मर्द पे नहीं रखती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आपको कहानी में ले चलूं तो दोस्तों उससे पहले एक ही गुजारिश, वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कृपया स्किप करके ना देखें, पूरी देखें, अच्छी जरूर लगेगी, उम्मीद है। दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम शीतल होता है और उसकी एज लगभग 12 साल की होती है और वो स्कूल में पढ़ाई करती है। शीतल के जो पिताजी होते हैं वो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे पैसे वाले होते हैं, तो शीतल को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। शीतल अब धीरे धीरे उम्र में बढ़ती जा रही थी और जैसे ही शीतल बढ़ रही थी तैसे ही उसके शरीर का जो बनावटी डिजाइन थी वो बदलती जा रही थी। उसके शरीर के हार्मोन चेंज हो रहे थे, उसके सीने पे निखार आने लगा, उभार आने लगा, चेहरे पे भी निखार आने लगा और धीरे धीरे शीतल कब 15 साल की होगी पता नहीं चलता है। दोस्तों 15 साल से जब वो ऊपर बढ़ती है धीरे धीरे, तो उसकी गेहुआ रंग की जो स्किन होती है यानी कि गोरी होती है, ऊपर से शरीर उसका इतना ज़्यादा फिट होता है। जब तक वो 18 साल में आती है तब तक वो ऐसी नौजवान खूबसूरत लड़की बन जाती है जिसको हर कोई देखने का जिसे मन करे। दोस्तों उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ रही होती है और जब वो 18 साल की हो जाती है तो उसका जो यौवन होता है वो भरपूर रंग लाता है। जो भी लड़का उसे देखता एकटक देखता ही रहता। दोस्तों इसकी खबर जब पिताजी को चलती है कि हमारी बेटी अब तो जवान है और लड़के कई कई तरह के कमेंट भी करते हैं, लेकिन उनकी लड़की शीतल इतनी सीधी होती, सज्जन होती कि किसी भी लड़के से वो नज़र नहीं मिलाती है और ना ही किसी से प्रेम प्रसंग चलाती, क्योंकि उसके पिताजी एक अच्छे बिजनेसमैन थे, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी और पिताजी की इज्जत शीतल करती थी, इसलिए पिताजी का ही कहना मानती थी और किसी से अफेयर नहीं था। जब वो 18 साल की हो जाती है और जब उसके पिता देखते हैं कि शीतल अब जवान हो गई और खूबसूरत भी है, इससे पहले कि कोई गलत कदम उठाए हर पिता को चिंता लगी रहती है अपनी बेटी की। कितनी भी बेटी अच्छी हो फिर भी पता नहीं कहाँ बहक जाए, कोई पता नहीं होता है। इस तरह शीतल के पिताजी को भी उसकी चिंता होती है, तो वो एक जगह शादी के लिए रिश्ता देखते हैं। जब शीतल को पता चलता है कि मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा, तो शीतल अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ के कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए अभी आप मेरी शादी ना करें। आने वाले समय में कुछ साल बाद मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी, जब आप शादी कर देना। शीतल के जो पिताजी होते हैं वो भी ये कहते हैं कि देखो मैं इज्जतदार व्यक्ति हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इज्जत पे दाग लगे, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। और जहाँ मैंने रिश्ता देखा वो भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, लड़का भी बिजनेसमैन है और मेरे पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है, मैं बात कर लूँगा, तुम वहाँ जाके अपनी पढ़ाई बाकी की पूरी कर लेना। शीतल मान जाती है और उसके पिताजी शादी फिक्स कर देते हैं और एक समय जब आता है शीतल की शादी हो जाती है और शीतल अपने ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों उसके पिताजी ने बताया था कि जो लड़का है वो बिजनेसमैन है, सुंदर है। शीतल जब अपने पति को देखती है तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका पति एक अच्छा कारोबारी बिजनेसमैन तो था ही, साथ में वो नौजवान हट्टा कट्टा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और दोस्तों इधर शीतल भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, गोरी थी। दोस्तों इन दोनों की जोड़ी सोने पे सुहागा वाली बात थी कि दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हर कोई देखता है तो यही कहता है इन दोनों की जोड़ी को नज़र ना लगे। अब शीतल बहुत खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने घर पे रहने लगती है और शीतल के सास ससुर होते हैं उनसे भी शीतल की अच्छी पड़ती है। शीतल सास ससुर की सेवा करती और सास ससुर भी उसे बेटी की तरह प्यार देते। दोस्तों अब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और गुजरते गुजरते जब 1-2 साल गुजर जाती हैं तो उसके बाद में शीतल को सिर्फ एक ही चीज़ की कमी सताने लगती है, वो है संतान की। क्योंकि शीतल का पति भी अच्छा था, बिजनेसमैन था, पैसे वाले घर में गई थी, लेकिन नहीं था तो सिर्फ एक बच्चा।
दोस्तों धीरे धीरे 1 साल और गुजर जाता है, लगभग 3 साल हो जाते हैं शीतल की शादी के। और शीतल के जब कोई बच्चा नहीं होता है तो उसकी सास अब बात बात पर ताना मारने लगती है और कहती है कि तू बांझ है, तू बच्चा पैदा करके हमें नहीं दे सकती, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इस तरह की सास अब बात करने लगती है। लेकिन जो शीतल होती है वो समझाती है कि माँ जी, हम अपनी कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं चाहते कि बच्चा ना हो, हमारा वंश आगे ना बढ़े। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जब शीतल अपने पति को बताती है तो पति उसका भी अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि माँ, ये तो सब ऊपर वाले की देन है, हम तो सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा तो बस ऊपर वाले से ही लगा सकते हैं, देना न देना ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो सास होती है वो छोटी मोटी बातें के ताने मारने लगती है और धीरे धीरे समय इसी तरह कटता रहता है। लगभग जब 4 साल बीत जाते हैं तो 4 साल बाद जब ज्यादा झगड़ा सास बहू में होने लगता है, जो शीतल का पति होता है वो एक अलग अपना मकान खरीद लेता है और खरीदने के बाद में उसी में वो शीतल और वो उसका पति रहने लगता है। अब शीतल के सास ससुर अलग मकान में रहते हैं और शीतल और उसका पति अलग मकान में रहता है। ये जो रोज रोज की लड़ाई थी सास बहू की वो खत्म हो जाती है और शीतल अब सुकून से रहने लगती है। लेकिन दोस्तों जब ऊपर वाला ही नसीब में मुसीबतें दे दे तो सुकून कहाँ मिलता है। कुछ ही समय बीतता है कि अब बिजनेस के कोई सिलसिले से उसका पति बाहर जाता है और लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो मौके पर ही शीतल के पति की मौत हो जाती है। दोस्तों वहां से हालात शीतल के बिगड़ने चालू हो जाते हैं। शीतल बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो ऊपर वाले को मंजूर वही होता है। और शीतल के पति का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद में कुछ समय बाद वो अपना समय काटने के लिए मायके आ जाती है, क्योंकि जहां वो शीतल और उसका पति रहते थे वहां तो अब वो अकेले ही बची थी और दोस्तों मन भी नहीं करता, उसके पति की याद सताती, इसलिए वो मायके आ जाती है। दोस्तों कहते हैं माँ बाप का जो घर होता है वो अपना घर होता है, लेकिन वो सिर्फ कहते लड़कों के लिए ही होता है, शायद लड़कियों के लिए तो माँ बाप का जो घर होता है वो भी पराया होता है। ससुराल वाले कहते कि तू दूसरे घर से आई। दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल था शीतल के साथ में। जब शीतल अपने मायके पहुंच जाती है तो वहां पर उसको एहसास होता है कि जो माता पिता का घर वो अपना समझती थी वो अपना नहीं है, उसको पराया कर दिया गया है। क्योंकि एक दिन वो माता पिता की बातें छुपके से सुन लेती है। उसकी माँ कह रही होती है कि बेटी को कितने दिन इस तरह बिठाल के हम अपने घर पे रख सकते हैं, ये पराए घर की है, इसे तो पराए घर पे जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसकी शादी कर देते हैं। इस तरह जब शीतल बात सुनती है तो निकल के सामने आती है और अपनी माँ से कहती, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी पति की यादों से बाहर नहीं आ पाई हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। और दूसरे ही दिन वहां से वो अपना सामान पैक करती है और वापस अपने ससुराल पहुंच जाती है और उसी मकान में पहुंच जाती है जिसमें शीतल उसके पति रहा करते थे। क्योंकि दोस्तों शीतल अच्छे पैसे वाले घर से थी और जो शीतल के पति का कारोबार था वो सब शीतल के ससुर ने अब संभाल लिया था। दोस्तों हर महीने की महीने शीतल के ससुर एक मोटी रकम शीतल के अकाउंट में डाल दिया करते थे, जिससे शीतल का सारा खर्चा चलता रहता था और बहुत सारा पैसा बचता भी रहता था। अब दोस्तों शीतल उस घर में अकेली रहती थी। हालांकि 2-3 नौकर थे, एक नौकरानी थी लगभग 19 साल की लड़की थी, वो शीतल के घर का सारा काम करती थी और एक फुलवारी का माली था, वो बाहर काम किया करता था। कुछ समय और बीतते हैं कि एक दिन जो शीतल की घर की नौकरानी होती वो आके शीतल से कहती कि मालकिन मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, मैं कम से कम लंबी छुट्टी लेना चाहती हूँ 6 महीने की। तो शीतल कहती है अगर तुम 6 महीने की छुट्टी लोगी तो घर का काम कौन करेगा, एक काम करो मैं तुम्हारा अच्छी जगह इलाज करा दूंगी, यहाँ पर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, जितना खर्चा होगा मैं लगाऊंगी। फिर भी नौकरानी कहती मैडम मैं गांव जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरी उम्र है वो 19 साल हो चुकी है और मेरे माता पिता ने मेरी शादी पक्की कर दी और कुछ ही समय बाद मेरी शादी है, इसलिए मालकिन अब मैं काम नहीं कर सकती, मुझे छुट्टी चाहिए। शीतल कहती है ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन इस घर का काम कौन करेगा और कहाँ से मैं नौकरानी इतनी जल्दी लाऊंगी। तो शीतल जो होती है वो कहती है कि एक मेरा भाई है, वो घर का सारा काम कर लेता है, मैं उसको यहाँ छोड़ देती हूँ और तुम्हें अच्छा लगे तो उसे रख लेना। शीतल कहती ठीक है। जो शीतल की नौकरानी होती है वो कुछ समय बाद अपने भाई को ले आती है। शीतल भी सोचती है उसका भाई 13-14 साल का होगा, लेकिन जब वो लाके खड़ा करती है तो हट्टा कट्टा 19 साल का लड़का होता है, एकदम नौजवान।
शीतल ऊपर से नीचे उसे देखती है और अपनी नौकरानी से कहती है, क्या ये सारा काम कर लेगा? तो शीतल की जो नौकरानी होती है वो कहती है, हाँ ये सारा काम कर लेगा, और नौकरानी चली जाती है। अब शीतल के मन में एक सवाल चलता है कि मेरे पति तो हैं ही नहीं, कभी इसने ऊंच नीच हरकत कर दी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मुझे शायद किसी लड़के को नहीं रखना चाहिए था, मेरे घर में नौकरानी ही ठीक थी। शीतल अपनी नौकरानी पर इतना भरोसा करती थी कि वो उसी के भरोसे उसके भाई को रख लेती है। दोस्तों, जो शीतल का भाई होता है वो अपने काम में लग जाता है और काम भी अच्छा लगता है शीतल को, लेकिन मन में एक डाउट हमेशा चलता रहता। कुछ समय बाद ही शीतल की एक दिन सहेली मिलने आ जाती है, फ्रेंड उसके घर पर ही, और वो शीतल सारी अपनी मन की बात उस सहेली से कह देती है। जो उसकी सहेली होती है वो कहती है, एक काम करो, तुम इसका टेस्ट लो, अगर ये तुम्हारे टेस्ट में पास उतर जाए तो तुम इसे रख लेना, अन्यथा इसको हटा देना। शीतल को भी बात ये सही लगती है और एक दिन ऐसा होता है कि शीतल, जब कोई नहीं होता घर में, तो वो एक पैसों से भरा बैग गिन के उसमें पैसे रख देती है और रसोई में छोड़ करके चली जाती है बाहर मार्केट घूमने के बहाने। और दोस्तों, उधर जब नौकर वो आता है, मैं बता दूं नौकरानी के भाई का नाम जतिन था, जो कि अब शीतल के यहाँ काम कर रहा था। तो जो जतिन आता है रसोई में, जब जाता है तो देखता है कि पैसों से भरा बैग है, तो वो उसको उठा करके मालकिन के बेडरूम में रख देता है और अपना काम खत्म करता है। जो मालकिन का बंगला था, उसी बंगले के अंदर ही एक कोने में गार्डन में एक रूम बना था, उसी में वो जतिन अब रहता था और अपने उसी रूम में चला जाता है। जब शीतल घूम घाम के आती है, देखती है कि रसोई में बैग नहीं, तो वो समझ जाती कि जतिन के मन में खोट है और वो यहाँ से पैसों का भरा बैग ले गया है। जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंचती है तो देखती है कि अरे बैग तो वहीं रखा, और पैसे गिनती तो सारे पैसे होते हैं। अब शीतल मन में सोचती है कि शायद की बात है जतिन ने बैग खोल के नहीं देखा होगा, इसलिए उसके मन में क्या नियत खोट होगी उसकी। तो वो दूसरा प्लान बनाती है और अगले दिन ही वो अपने जो बंगले से निकल के जतिन के लिए रास्ता जाता है उस पे पैसे डाल देती है, यानी कि जतिन के जो रूम का रास्ता जाता है उसमें 4 गड्डी डाल देती है नोटों की। और जतिन जब काम करता है तो वो काम करके रात के लगभग 10 बजे अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जो इधर शीतल होती है वो सोचती है ये रात में उठाएगा तो सुबह देने जरूर आएगा, अगर सही होगा, और नहीं तो ये रख लेगा, अगर इसने रख लिया तो मैं इसको नौकरी से हटा दूंगी। दोस्तों, अब जब वो जतिन जाता है तो रास्ते में उसे नोट की गड्डी मिलती है, तो सारी गड्डियां उठाता और अपने कमरे में जाता है रूम पर। वहां सोचता है ये मेरी तो है नहीं, शायद ये मालकिन की होंगी। तो सुबह किसने देखी, वो उल्टे पैर उसी समय लौट आता है और मालकिन का गेट खटखटाता है। शीतल उठती है, खोलती है दरवाजा तो देखती है कि जतिन खड़ा है और उसके हाथ में नोट की गड्डियां होती हैं। दोस्तों, इतना जब शीतल देखती है तो वो पूछती है तुम्हें कैसे आना हुआ? तो जतिन कहता है कि मालकिन, रास्ते में मेरे यहाँ से जब मैं निकला तो मेरे रूम तक पहुँचने में उस रास्ते में ये 4 गड्डियाँ पड़ी थी, और हो सकता है कि ये गड्डियाँ तुम्हारी हो, क्योंकि मेरी तो है नहीं, इतना पैसा मेरे पास कहाँ आएगा। शीतल उसकी ईमानदारी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरी तो है नहीं, ये तुम्हें मिली थी, तुम ही रख लो, और सारा पैसा वो जतिन को दे देती। जतिन खुश होता है और चला जाता है। दोस्तों, जतिन उसके पैसे के रवैये में एकदम, उसकी जो परीक्षा ली गई थी उसमें खरा उतरा, लेकिन अब दूसरी परीक्षा थी, वो हट्टा कट्टा नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो मालकिन को अकेला देख के कभी ऊंच नीच हरकत कर दे। इसके लिए अब वो दूसरी परीक्षा लेने के लिए सोच लेती है। एक दिन जतिन की परीक्षा लेने के लिए शीतल, जब रात के 10 बज जाते हैं तो लगभग वो जतिन जाने वाला होता है, उससे पहले शीतल तैयार होकर के आती है, जो कि ब्लैक कलर की ड्रेस डाली होती है, बिल्कुल जालीदार होती है, और उसने एक से बढ़कर एक श्रृंगार कर रखा होता है। यानी कि दूर से देखे तो उसकी जो सीने के आकार होती, गोलाइयाँ होती हैं, वो अलग से दिख रही थी। वो देखना चाहती थी जतिन क्या फिसल जाएगा, मेरे साथ कोई ऊंच नीच हरकत करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो नौजवान हट्टा कट्टा लड़का था। जतिन के सामने जब शीतल आती है तो जतिन देखता है और देख के नीचे नजरें कर लेता है। शीतल जतिन से कहती है कि तुम जा रहे हो, लेकिन उससे पहले मुझे चाय बनाकर पिला दो। जतिन चाय पिलाता है बना करके और नीचे नजरें करके खड़ा रहता है, वो शीतल की तरफ दोबारा देखता भी नहीं। शीतल सोचती है कि सारा कुछ किया धरा मेरा बेकार जा रहा, और ये जो जतिन है मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। कोई भी नौजवान मर्द होता, इतनी खूबसूरत औरत उसके सामने बैठी, उम्र ही क्या थी उसकी, शीतल की 18 साल में शादी हुई और 4 साल बाद उसका पति खत्म हो जाता है। लगभग 22-23 साल शीतल की उम्र थी
और जतिन था वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। चाय देता है, नीचे मुंडी करता और कहता मालकिन मैं जा रहा हूँ, और वो वहां से उसके कोठी से निकलता और अपने रूम पे चला जाता है। शीतल होती है वो सोचती शायद उसने ढंग से देखा नहीं है, कोई नहीं। अगले दिन फिर शीतल तैयार होती है और उस दिन पिंक कलर का एकदम बारीकी सा जो ड्रेस होती वो उसने पहन ली थी और अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया, यानी कि दूर से देखो तो शरीर की अंदर की बनावट पूरी झलक रही थी। जतिन को बुलाती है, जैसे ही जतिन उसके सामने आता है, जतिन देखता है ऊपर से नीचे और फिर नजर नीचे कर लेता है, और उसके बाद में जो भी वो कहती है वो काम करता रहता है। चाय बनाने कहती, चाय पिला देता, और घर का काम करने के बाद में वो कहता मैडम मैं जा रहा हूँ। जो शीतल होती है वो जतिन के आसपास जाती, जतिन का शरीर भी टच करती, लेकिन जो जतिन होता है वो टच से मस नहीं होता है, और बाद में कहता मैडम अब मैं जाऊं, और जतिन वहां से चला जाता है। शीतल मन में सोचती है कि शायद ये पैसों के मामले में तो खरा उतरा ही उतरा है, लेकिन ये शायद छेड़ने या कुछ करने के मामले में भी मेरी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, क्योंकि इसने इतना कुछ देखने के बाद सहने के बाद इसको कुछ नहीं हुआ। इसकी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसने कभी मेरे पे गलत नज़र नहीं डाली। लेकिन दोस्तों शीतल के अंदर अब पता नहीं है क्या जुनून सवार हो गया था, उसका वो टेस्ट ले रही थी या खुद वो चाह रही थी कि जतिन अब उसके साथ कुछ करे, क्योंकि शीतल को अब पति का प्यार मिल नहीं रहा था, इसलिए शीतल शायद कहीं ना कहीं जतिन के लिए आकर्षित होने लगी, या शायद परीक्षा ले रही, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि परीक्षा कोई लेता था एक बार दो बार, अब शीतल कई बार जतिन की इस तरह परीक्षा ले चुकी थी, और फाइनली शीतल चाहने लगती है कि अब मुझे जतिन का साथ मिले, उसके शरीर का साथ मिले। उसकी मन में जो हसरतें थे वो जतिन पूरा कर सकता था। एक दिन वो बहुत ही बारीकी ड्रेस पहनती है और सारे श्रृंगार करती है, और जतिन जब अपने रूम में चला जाता है तो शीतल फिर से तैयार होने के बाद में जतिन के रूम में लगभग 11:30 बजे जाती है और गेट खटखटाती है। जब वो गेट खटखटाती है तो जतिन निकलता और कहता मैडम इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शीतल कहती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे कॉफ़ी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जतिन कहता है ठीक मालकिन आप चलो मैं आता हूँ, और जतिन अपने कपड़े पहनता है और उसके बाद में दोबारा से शीतल के यहाँ आ जाता है। आने के बाद में वो शीतल को कॉफ़ी बना के देता है। शीतल उसी के सामने बैठ के कॉफ़ी पीती है। जतिन कहता अब मैं जाऊं। जो शीतल होती है वो कहती है जतिन से कि मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, तुम मेरा थोड़ा सर दबा दो। जतिन आता है, धीरे धीरे सर दबाता है, और उसके बाद में शीतल अपने हाथ से धीरे धीरे जतिन का शरीर सहलाने लगती है। जतिन उसकी भावनाएं समझ जाता है और दूर हटके खड़ा हो जाता है। अब वो शीतल को चिल्लाने लगता है और कहता है कि मालकिन आप सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मैं नामर्द हूँ? मैं भी हट्टा कट्टा मर्द हूँ। मेरे घर में शुरू से अच्छा खान पीन रहा, मैं भी बहुत खेला खाया, लेकिन तुम मेरी मालकिन हो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। तुम कब से मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझ पे डोरे डाल रही हो, इस तरह के छोटे छोटे बारीकी कपड़े पहन के आती हो जिससे मेरा ईमान डिग जाए, लेकिन मालकिन तुम चाहे जो कर लो मेरा ईमान डिग नहीं सकता है। तुम्हारे पति को खत्म हुए अभी दिन ही कितने हुए जो तुम दूसरा मर्द ढूंढने लग गई हो? तुम इस तरह कैसे कर सकती हो? जब इस तरह की जतिन की बातें शीतल सुनती है तो शीतल का सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि शीतल को वो एक से एक खरी खोटी सुनाता है। शीतल कहती है जतिन से कि मैं तुम्हारी सिर्फ परीक्षा ले रही थी, तो जतिन कहता है कोई भी इंसान परीक्षा एक बार लेगा, दो बार, हर रोज ये सब नहीं करता है। मैं भी नौजवान हूँ, तुम तो परीक्षा ले रही थी, अगर शायद मैं कहीं ना कहीं बहक जाता तो मैं तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो उसके बाद क्या होता? तुम तो शोर मचा देती कि नौकर ने मेरी इज्जत लूट ली और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। परीक्षा की भी कोई हद होती है, एक बार लो दो बार लो। जतिन शीतल से कहता है कि मालकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे ऐसे घर में काम ही नहीं करना है। तो जो शीतल होती है वो तरह तरह से जतिन को समझाती, जतिन एक भी नहीं सुनता है। कहता है मुझसे अच्छे अच्छे आपको नौकर मिल जाएंगे जो आपकी मनसा पूरी कर देंगे, बस ये मान लो कि जब तक तुम्हें एक नौकर नहीं मिलता तब तक मैं काम कर रहा हूँ और उसके बाद मैं काम नहीं करूँगा, तुम अपने लिए नौकर दूसरा ढूंढ लो। इस तरह की बात कह के जतिन जब चला जाता है, शीतल मन ही मन में बहुत ज़्यादा पछताती और शीतल को भी लगने लगता कि कहीं ना कहीं मैं जतिन की तरफ आकर्षित हो गई थी। परीक्षा ही नहीं, अब मैं उसका साथ भी चाहती थी,
लेकिन उसके बाद में जतिन की जो बातें थी सीधा शीतल के दिल पे लगती हैं और वो अपने आप को सुधार लेती है और फैसला लेती है कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि जब से मैं बड़ी हुई किसी गैर मर्द की तरफ देखा नहीं और शायद मेरा पति खत्म हो गया, इसलिए मैंने जतिन की तरफ मेरा आकर्षक बढ़ गया। दोस्तों उसके बाद कुछ ही समय बाद जतिन एक नौकरानी लेके दे देता अपनी मालकिन को और वहां से काम छोड़ के वो चला जाता है। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन जतिन जाते जाते ये बात शीतल के सामने सिद्ध करके चला गया कि हर मर्द एक सा नहीं होता है। चाहे जितना भी रिझाओ मर्द अपने कंट्रोल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो मर्द होता है वो पेट्रोल की तरह होता है और जो औरत होती है वो आग की तरह होती है। दोनों का जब साथ मिलता है तो धमाका तो दोस्तों होना ही होना है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी अपना कमेंट जरूर करें और दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें और इस तरह का आप वीडियो सुनना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।